साथियों नमस्कार। जय वीर तेजा जी की जय। भारत भूमि। साथियों आज जैसा कि मैंने हेडिंग लगाया है कि भाई मेरी आत्मकथा भाग 1। ये मैं मेरी आत्मकथा ये क्यों शुरू कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जो मुझे जानते नहीं हैं या जानबूझकर कर रहे हैं, हर बार मेरे ऊपर राजनीतिक आरोप लगाते हैं कि तुम फलानी पार्टी के हो, या कोई ये कहते हैं तुमने समाज के लिए क्या किया। तो मैंने कहा जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ी जानकारी दे दूं ताकि कोई मेरी तरह समाज के लिए काम करने को प्रेरित भी हो सकते हैं, और अगर प्रेरित नहीं भी हो गए तो कम से कम उन लोगों को ये पता चलेगा कि मैंने समाज के लिए क्या किया। तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ जब मुझे आदर्श जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो मेरी आदत क्या थी? मेरी आदत ये थी हमेशा मेरे समाज के प्रति मेरा समर्पण, समाज के कार्यक्रमों में भाग लेना, समाज के महापुरुषों को याद करना, ये मेरी आदत थी। इसी आदत की वजह से मैं समाज के कार्यक्रमों में भाग लेता, जगह जगह जाता, लोग मिलते, परिचय होता करता। ऐसे करते करते मैं 2006 में मैं गया था, एक दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद में जिंद में एक कार्यक्रम हुआ था जिसके अंदर वहाँ भल्ले राम जी बेनीवाल वगैरह इन लोगों ने आयोजन रखा कि भाई एक सरदारों की तरह, सिखों की तरह, जिस प्रकार से सिखों के अंदर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है, उसका निर्णय सारे सरदार मानते हैं, उसी प्रकार से जाट समाज में भी ऐसा कोई एक जाट महासंघ बने जिसके अंदर समाज के सारे संगठन हो और उस जाट महासंघ का जो है वो निर्णय सब माने। इसी उद्देश्य से हरियाणा जिंद के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, तब मैं वहाँ गया था। और वहाँ गया तो वहाँ के लोगों ने, जब ये जो आदर्श जाट महासभा है ये 1998 में रजिस्टर्ड है मतलब हरियाणा से, तो उन लोगों ने कहा आपको मतलब हम राजस्थान का दायित्व सौंपते हैं। मैं जब तक रहा था आदर्श जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष, तब तक लोगों को यही भ्रम था, आज भी कुछ लोगों को यही भ्रम है कि आदर्श जाट महासभा मैंने बनाई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आदर्श जाट महासभा 1998 में बन गई थी। मुझे तो वहाँ लोगों ने कहा कि आप आदर्श जाट महासभा के राजस्थान के प्रदेश का कार्यभार संभाल। मैंने कहा भाई मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं राजस्थान को कवर कर सकूँ या राजस्थान के जो जाटों की उपेक्षा है उसको मैं पूरा कर सकूँ, इसलिए मैं इस काबिल नहीं हूँ, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिए काफ़ी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास संसाधन है नहीं। तो उन्होंने कहा कि संसाधनों की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ हाँ कर दो, हमें समाज के लिए समर्पित व्यक्ति चाहिए, जो गुण समाज की सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति में चाहिए वो गुण आप में मौजूद है, इसलिए हम तो आपको बनाएंगे। तो सितंबर 2006 आदर्श जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति दी गई। तो उस समय जब मुझे बनाया गया तो मैं बना तो दिया, अब मेरे पास कोई नहीं तो कोई मेरा पीछे कोई मेरे पिताजी का ऐसा बैकग्राउंड है, कोई राजनीतिक या कोई प्रदेश स्तर की जानकारी थी, ऐसा कुछ था नहीं, और न मेरे पास संसाधन थे। तो मुझे बनाया, तो मैं घर पर आने के बाद मैंने विचार किया, मैंने कहा रामनारायण, या तो आपको प्रदेश की जिम्मेदारी समाज के काम की लेनी नहीं थी, अगर लेनी है और ले ही ली तो अगर समाज के लिए कुछ कर नहीं पाते हो तो ये समाज के साथ में धोखा है। पद लेकर के बैठ जाना भी समाज के साथ में एक तरह का धोखा है, इसलिए आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। मेरे मन में विचार आए,
तब मैंने कहा क्या किया जाए। उसी दौरान 2007 के अंदर जाट महासभा का 100 साल का जो 100 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। जाट महासभा की स्थापना 1907 में हुई थी। तो 1907 में हुई, तो 2007 के अंदर 100 साल पूरे हुए। तो 100 साल पूरे होने पर दिल्ली के अंदर जाट सम्मेलन हुआ तालकटोरा स्टेडियम में। तो वहाँ दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में जाट महासम्मेलन हुआ। उसमें पूरे देश के मतलब बड़े बड़े जाट लीडर आए थे और वहाँ मैं पूरा कार्यक्रम मैंने पूरा कार्यक्रम देखा। फिर गांव आया। गांव आने के बाद मैंने ये चिंतन किया। मैंने कहा रामनारायण, जब ये समाज का काम ही करना है तो जो कल तालकटोरा स्टेडियम में था उसका आंकलन करो, क्या वो जाट समाज के हित में था कार्यक्रम। तब मैंने वहाँ चिंतन किया। 150 लोग तो मंच पर बैठे थे, सबको पगड़ियाँ बंधाई गई थी, मालाएं पहनाई गई थी और सब लोग जब उद्बोधन करते थे तो कुछ खास व्यक्तियों के 1-2 मिनट नाम भी लेते थे और 4 घंटे का टोटली कार्यक्रम था। तो मैंने कहा जब इतने दूर दूर से पूरे देश से लोग आए और जाट समाज को क्या मिला, सिर्फ जो मंच पर बैठे थे उनका फोटो सेशन हो गया, समाज के लिए कोई संदेश नहीं। पूरा समय वो अपने पगड़ी माला मोमेंटो और उसके उद्बोधन में नाम लेने में चला गया। समाज की बात तो हुई नहीं। और समाज के मंच पर अगर समाज की बात करनी है तो कम से कम आदमी को बोलने का पूरा समय चाहिए। तो मैंने कहा इससे क्या हासिल हुआ, ये तो कुछ हुआ नहीं। और न समाज की बात हुई। और समाज के मंच पर कौन बैठे थे, जो पूंजीपति थे, जो राजनेता थे, जिनको समाज से ज़्यादा कोई लेना देना होता नहीं है, उनका कब्जा है तो वो नहीं का रहेगा। तो मैंने कहा जिस व्यक्ति के समाज की पीड़ा है समाज में, उस व्यक्ति के तो न तो विचार व्यक्त हुए वहाँ पर, न उसको मंच मिला, न कोई समाज के निचले तबके की बात हुई। तो इससे समाज को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तब मैंने कहा समाज के बुद्धिजीवियों को, समाज के लिए पीड़ा रखने वाले लोगों को एक कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें सबको बोलने का मौका मिले। तब मैंने गांव आने के बाद मैंने एक योजना बनाई। मैंने कहा राष्ट्रीय जाट चिंतन शिविर होना चाहिए 2 दिवसीय, ताकि समाज की बात खुलकर हो और बोलने वाला अपनी पूरी बात कह सके। तब मैंने 29 और 29 मई व 30 मई 2007 को मैंने आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पहला कार्यक्रम आयोजित किया पुष्कर जाट विश्राम स्थली में। तो उस समय ये या तो लैंडलाइन फ़ोन थे या मोबाइल तो बहुत कम लोगों के पास थे। मोबाइल आ तो गए थे लेकिन बहुत कम लोगों के पास थे। तो मैंने पूरे देश के अंदर जितने भी लोग मेरे संपर्क में थे या जो लोग जाट समाज की पत्र पत्रिकाओं में जिनके एड्रेस थे, उनको एक चिंतन शिविर का खाका भेजा और लिफाफा बनाकर सबको निमंत्रण दिया। तो सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद में हमारा कार्यक्रम 29 और 30 मई 2007 को चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि, चौधरी चरण सिंह जी को माल्यार्पण करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहाँ पर हुआ ये था कि जैसे 29 तारीख का प्रोग्राम था तो हरियाणा और इधर से लोग हैं वो 28 तारीख को शाम को पहुँच गए थे। काफ़ी लोग आए थे, हरियाणा से 40-50 लोग थे, वो आ गए थे। अच्छा, जो बाड़मेर जोधपुर इधर से थे वो भी आ गए थे सुबह 9 बजे तक पुष्कर। लेकिन उसी दिन ये गुर्जर आंदोलन शुरू था, तो ये जो अपने पूर्वी राजस्थान और इधर के जो लोग आने वाले थे वो ब्लॉक हो गए, वो नहीं आ पाए। तो संख्या तो लगभग 150 लोगों की रही थी, लेकिन 2 दिवसीय चिंतन शिविर हुआ। उसमें बहुत कुछ समाज को सीखने को मिला और बहुत कुछ समाज को जानने को मिला।
उसमें हमने बुलाए थे जितने भी पत्रकार थे, बुद्धिजीवी थे, लेखक थे, जो किताबें छापते हैं या प्रकाशक थे, ऐसे लोगों को बुलाया। राजनेताओं को हमने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। राजनेताओं को इतना ही बुलाया जितना लोगों को ये लगे भाई राजनेता ही समाज का हिस्सा है और इनका बहिष्कार नहीं होना चाहिए। तो एक सत्र में एक राजनेता ही आते थे, बाकी राजनेताओं को ज़्यादा नहीं बुलाया हमने। तो ये हमारा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में जो मंथन और चिंतन हुआ वो काबिल तारीफ था। लोगों ने बहुत बुरी प्रशंसा की। ऐसा तो हमने पहली बार देखा समाज का चिंतन, जिसके अंदर समाज के लोग बैठ करके समाज की बात कर सके। और ये जाट महासभा के 100 साल के इतिहास में पहला आयोजन था जो 2 घंटे से 4 घंटे से अधिक था और 2 दिवसीय था, जिसके अंदर 6 सत्र हुए थे अलग अलग कार्यक्रम में। उस चिंतन और मंथन के बीच में ये बात उभर कर आई कि भाई हम जैसे युवा है और बुजुर्ग है, जो बुजुर्ग है 25-30 साल से ऊपर जो प्रौढ़ है हो गए, अब उनको हम ज़्यादा बात समझाएंगे तो उनके समझ में आएगी नहीं। और जिनको एक बार धारणा बन गई है ना, वो धारणा चेंज हो नहीं सकती। तो उनको हम परिवर्तन करने से अच्छा है कि हम युवाओं को तैयार करें, ताकि युवा आगे जाकर के समाज का भविष्य बनेंगे और युवाओं को जो बात हम समझाएंगे वो उनके समझ में भी आ जाएगी और वो मानेंगे भी। उस समय ये चर्चा हुई थी कि भाई जाटों का एक संस्कार शिविर शुरू होना चाहिए, जिसमें युवाओं को हम समाज के बारे में, समाज के इतिहास के बारे में, कैरियर के बारे में, संस्कारों के बारे में, धर्म के बारे में, सब चीज़ें हैं वो हम बता सकें। इसके लिए संस्कार शिविर की आवश्यकता है। तो वहाँ पर जितने भी लोग आए उन सब ने कहा अपने ये काम होना चाहिए संस्कार शिविर वाला। तो हमने वो चिंतन शिविर के बाद में अपनी जो रूपरेखा है वो हमने शुरू कर दी संस्कार शिविर की तरफ। मैं राजस्थान के कई लोगों के पास गया, मैंने कहा इस तरीके का कार्यक्रम हमारे समाज के अंदर भी होना चाहिए। तो लोगों ने हाँ की, किसी ने कहा कौन आएगा कौन नहीं आएगा और वहाँ क्या सिखाओगे क्या करोगे, दुनिया भर की बातें हुई। लेकिन सहयोग देने के नाम पर लोगों ने अच्छाई को स्वीकार किया, लेकिन सहयोग के नाम पर कोई आदमी आगे नहीं आया। अब हमारे पास थी कि संस्कार शिविर करें, संसाधन कहाँ हमारे पास, तो संसाधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में बिना संसाधन के तो कोई काम हो नहीं सकता। तब मैं भागीरथ जी मील है जो कोड़िया के है, सीकर के हैं, पहले आरएसएस के प्रचारक थे और अब वो अपने स्कूल चलाते हैं महाराजा नाम से बाड़मेर में। और उनकी राजनीतिक पकड़ भी अब ठीक है बीजेपी के अंदर, लेकिन उस समय वो प्रचारक ही थे। मैंने भागीरथ जी से बात की, मैंने कहा भागीरथ जी ऐसी बात है अपने संस्कार शिविर शुरू होने चाहिए जाटों के। तो उन्होंने कहा बिल्कुल शुरू होने चाहिए। मैंने कहा संसाधनों का अभाव है, तो उन्होंने कहा मैं आपको एक आदमी से मिलाता हूँ। तब वो मुझे पूर्ण सिंह जी रणवा, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और टैगोर एकेडमी अभी जो कुचामण में चल रही है, उनके जो मालिक हैं, उनके जो निदेशक हैं वो पूर्ण सिंह जी रणवा है, उनके पास लेके गए। तो पूर्ण सिंह जी को मैंने पूरा खाका तैयार करके बताया। पूर्ण सिंह जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा भाई साहब ये काम तो होना ही चाहिए समाज के अंदर और मैं इसके अंदर आपको तन मन धन से सहयोग करूँगा। तब मेरा भी हौसला बढ़ा। मैंने कहा कोई तो मिला समाज के अंदर जो अच्छे काम को प्रोत्साहन करता है। फिर उन्होंने कहा कि अपन चलते हैं सीकर स्वामी सुमेधानंद जी के आश्रम। स्वामी सुमेधानंद जी का आर्य समाज ये वो और अभी वर्तमान में सीकर सांसद है। तो पूर्ण सिंह जी और हम गए थे स्वामी जी के पास। स्वामी जी के पास में जब सारी रूपरेखा बताई उनको, तो स्वामी जी बहुत खुश हुए कि मैं तो ये चाहता हूँ पहले ही होना चाहिए था, लेकिन देर हो गई, लेकिन अब भी शुरू करो। मैंने कहा आप क्या मदद करोगे कि मैं आपके 5 दिन तक वहाँ संस्कार शिविर में रहूँगा। तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर वापस आने के बाद में पूर्ण सिंह जी ने मुझे 50,000 रुपये उस 2009 के अंदर 50,000 रुपये दिए और कहा भाई साहब आप गाड़ी ले लो किराए और उसको किराया भी दे देना, तेल भी भरवाना
और आप पूरे राजस्थान का टूर करो, जहाँ जाट हॉस्टल है, जाटों की कोई छोटी मोटी सभा है, उनसे संपर्क करो, उनसे कहो कि भी संस्कार शिविर के अंदर बच्चे भेजें। तो मैं एक गाड़ी किराए की धाड़ी से, धाड़ी मतलब पर डे के हिसाब से, और तेल और टोल जो भी हो मेरा खर्चा, बाकी किराया, उस हिसाब से करके और मैं निकल गया राजस्थान की तरफ, भी राजस्थान टूर। तो मैं वहाँ गया तो कई हॉस्टलों में इन लोगों ने हाँ तो भरी, लेकिन बच्चे तो भेजे नहीं। अब उनको कौन भाई रिश्ते कौन साथ जाए करे, कोई हर आदमी देखता है यार रिस्क की काम है, रास्ते में कुछ हो जाए, कर जाए, एक्सीडेंट हो जाए या बीमार पड़ जाए, कई तरह कोई पंगा लेना ही नहीं चाहता। ये जो संस्कार शिविर वाला जो मैटर है ना, इसके अंदर बहुत रिस्क है। तो समाज के अंदर जब आप कोई रिस्क नहीं लोगे तो कोई समाज को रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना ही बड़ा समाज को लाभ होगा। तो रिस्क लेने वाला कोई नहीं था। रिस्क लेने की मैंने हाँ की। मैंने कहा तेजस महाराज जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे, लेकिन रिस्क तो लेनी पड़ेगी, तभी तो अच्छा काम होगा, नहीं तो होगा नहीं। फिर मैं निकला। अब मुझे लगा नहीं कि भाई इतने बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, यूँ डर तो था ही मन में। फिर पैसे भी तो कम थे ना, संसाधन भी नहीं थे, खाने पीने का सामान भी जुटाना था, वो सारी व्यवस्था भी तो करनी थी, उसके लिए भी पैसे नहीं थे। तो अब समस्या आ गई पैसों की। तो फिर मैं मेरे घर पर मेरी उस साल मेरी भतीजी की शादी हुई थी। शादी में जो खाने पीने का तेल, शक्कर, ये जो जितने भी सामान है वो बचा हुआ था। तो मैंने भाई से कहा भाई मैं ये जो सामान है ये मुझे दे दो, और संस्कार शिविर में जब पूरा होगा शिविर तो वो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। तो भाई ने मेरे को सारा वो सामान खाने पीने का लगभग 300-400 आदमियों का खाने का सामान था वो मेरे को दे दिया। तो मैं वहाँ दे करके आ गया। अब मुझे जिन लोगों से मैंने संपर्क किया, लगभग लोगों को मैंने फ़ोन किया लैंडलाइन से, भाई कितने लड़के आ रहे हैं, लगभग मनाही सी हो गई थी। बहुत कम लोग आ रहे थे। भीलवाड़ा से आए अपने ये जो अभी वर्तमान में सरपंच है थिरोदा, नाम भूल गया मैं, उसके पिताजी थे धन्नाराम जी, वो 8-10 बच्चे उन्होंने कहा मैं लाऊंगा। भंवरलाल जी जाड़ेल है जो केकड़ी से, उन्होंने कहा मैं लाऊंगा 5-4 बच्चे। कुछ बच्चे डीडवाना से रामा किशन जी खिचड़ में तैयार किए। यूँ करते करते मतलब 40-50 लड़के हुए। मैंने मेरे बच्चे के दोस्त थे, विश्वंदर मेरा बच्चा है, उसके दोस्त थे, तो वो जो उस समय पढ़ रहा था। तो मैंने कहा विश्वंदर तेरे दोस्त कितने हैं? मेरे दोस्त खूब है। तो मैंने कहा संख्या कम, अगर ठीक तरह की संख्या हो तो संस्कार शिविर का भी थोड़ा अलग ही आनंद आएगा। अपने को तो शुरुआत करनी, जितनी होगी उतनी करेंगे, लेकिन संख्या ठीक हो तो ठीक रहेगा। तेरे दोस्तों को लेके आ। कुछ प्रकाश जी बेनीवाल है, उन्होंने जोधपुर में भंवर जी आंगनवा है, उन्होंने प्रयास किया। यूँ करके वो विश्वंदर अपने 20 मित्रों को लेके आए। तो टोटल संस्कार शिविर के अंदर 60 बच्चे हुए पहले शिविर में। और शिविर है वो बड़ी मतलब आर्थिक तंगी के अंदर संपन्न हुआ। और संपन्न होने के बाद में मतलब इन लोगों को लगा कि यार संस्कार शिविर तो कुछ अच्छी चीज़ है। और जो वहाँ युवा आए थे वो भी बड़े प्रभावित थे। तो यूँ करते करते वो संस्कार शिविर है वो पूरा हुआ और अच्छा लगा लोगों को। और फिर उसमें कुछ पैसे मेरे ये टेंट वाले के, ये हलवाई के, ये टूट गए थे, पैसे मैं दे नहीं पाया उनको। लेकिन जो भी टेंट वाले थे, वे सरदार जी थे, वो पुष्कर के अंदर, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जब हो तब दे देना। और पुष्कर जाट विश्राम स्थली में हम 5 दिन तक रुके थे। पुष्कर जाट विश्राम वालों ने हमसे 1 रुपया भी लिया नहीं, हमारी बहुत मदद की। अब जो हलवाई था उसके भी पैसे बकाया थे, तो मैं आगे मैंने कहा दे दूंगा, मैं आपको सबको दे दूंगा। और मेरे भाई से जो मैं सामान लेके आया था, मेरी भतीजी की शादी का बचा हुआ, वो उसका मैंने आज तक 1 रुपया दिया नहीं, क्यों मेरे पास था ही नहीं। तो यूँ करके वो पहला संस्कार शिविर है वो संपन्न हुआ। मैसेज अच्छा गया समाज के अंदर, बहुत बढ़िया मैसेज गया। लोग जो भी संस्कार शिविर से गया लड़का, वो भी बड़ा उत्साहित था। लोगों ने पूछा करा तो वो भी
उसने भी पॉजिटिव जवाब दिया। तो यूँ करते वो संस्कार शिविर है शुरू हो गए संस्कार शिविर, और बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलने लगा। और दूसरी साल फिर वो संस्कार शिविर इसी तरीके से हुआ, उसमें 150 की संख्या हुई। फिर उसके बाद में लगातार 300 हो गए। उसमें फिर वो प्रकाश बेनीवाल वगैरह, वो जोधपुर से भंवर जी आंगणवा वगैरह जुड़ गए। बाड़मेर से प्रेमाराम जी भादू, कर्णाराम जी मांझू, नरपत जी मूंड, अजय जाखड़, ये सारे लोग, नेमाराम गोदारा जुड़ते गए और काफ़ी संख्या में बच्चे आने लग गए। और पहले संस्कार शिविर में भी मध्य प्रदेश से रामनारायण जी तरड़ है, उन्होंने 20 बच्चे भेजे। तो यूँ करके लगातार, और फिर इसका संदेश बहुत बढ़िया जाने लगा। तो ये संस्कार शिविर है वो बहुत ज़बरदस्त चलने लग गया। 300 साढ़े 300 बच्चे कभी भी आवाज़ लगा दो आ जाए। आज भी अगर 300 साढ़े 300 बच्चे आज भी अगर संस्कार शिविर शुरू करें तो आ जाते हैं। क्यों कि वहाँ बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कारण क्या है कि जब संस्कार शिविर करते हैं तो हमारी कोई मंशा नहीं, हमारी मंशा सिर्फ हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, इसके अलावा कोई मंशा नहीं। न हमने किसी भी बैनर पर हमारा फोटो ले गया, न हम कभी मंच पर बैठते। हमारा मेन ही उद्देश्य था कि समाज के बच्चों को अधिक से अधिक संस्कारित किया जाए, उनका कैरियर निर्माण कैसे हो उसके बारे में, खेल कूद के माध्यम से आपस में प्रेम कैसे बढ़े, एक दूसरे की जानकारी हो, एक दूसरे का नेटवर्क हो, एक दूसरे देश विदेश के अंदर 6 स्टेट के बच्चे आते थे, उनके एक दूसरे में जानकारी हो, अपने जानकारी का दायरा बढ़ेगा। समाज के बच्चे एक दूसरे स्टेट के, एक दूसरे जिले के, एक दूसरे संभाग के लोगों का कल्चर जानेंगे करेंगे तो आपसी भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, मजबूत होगा समाज। और जाटों का इतिहास जब जानेंगे तो थोड़ा बहुत जो नहीं जानते हैं वो गर्व किस बात पर करें। जब वो जानेंगे जाटों का इतिहास तो जाट होने पर उनको गर्व होगा। तो हम क्या करते थे, 25 जाट महापुरुषों की फोटोएं वो वहाँ शिविर में लगाया करते थे। 25 जाट महापुरुषों की फोटोएं, जिसके अंदर 1.5 फीट चौड़ी, 2 फीट ऊंची हाइट में फोटो थी। उसमें 1.5 फीट के अंदर तो महापुरुष का फोटो और आधा फीट के अंदर महापुरुष की जीवनी। ये 25 जाट महापुरुषों की फोटोएं अपना कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ लगाते थे। और 25 जाट महापुरुषों के बारे में किसने क्या कहा, ऐसे कोटेशनों के फ्लैश के पर्दे हम लगाते थे। तो वहाँ मतलब शिविर में भाग लेने वाला बिना कुछ बताए अगर उन 25 महापुरुषों की जीवनी और वो 25 कोटेशन अगर पढ़ लेता तो भी वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता। तो इस तरीके से, और फिर हमने जो समाज के जो नए भाई समाज में अपनी आस्था कैसे मजबूत करें, इसके लिए कोई तो माध्यम के लिए हमने शुरू कर दिया था भाई एक को मानो और एक हो जाओ। तो इसी उद्देश्य से मैंने कहा भाई धर्म के नाम पर लोग ज़्यादा जल्दी संगठित होते हैं, तो अपना एक आराध्य देव होना चाहिए और जिसको सारे जाट माने और उसके एक नाम से सारे जाट संगठित हो जाए। तो 2004 से मैंने ये शुरू कर दिया था भाई एक को मानो और एक हो जाओ, मतलब तेजा जी को मानो और तेजा जी के आदर्शों पर चलो। तो वीर तेजा जी महाराज के वंदना और वीर तेजा जी महाराज को पुष्प अर्पित करते हुए ही हमारा हर कार्यक्रम शुरू होता। पहली बार जाट समाज के झंडे संस्कार शिविर में बनाने शुरू किए। संस्कार शिविर का शुभारंभ ध्वजारोहण, जाटों का ध्वजारोहण करके और किया करते थे। और जाट समाज के झंडों की फरियाँ बना करके वहाँ शिविर में लगाई जाती थी। यूँ आने वाले को कोई भी आदमी, अनजान आदमी भी आए तो उसको ये लगना चाहिए कि भी ये जाट समाज का कार्यक्रम हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ये संस्कार शिविर शुरू किए। संस्कार शिविर की पहचान देश विदेश से होने लगी और संस्कार शिविर बढ़िया सुचारू रूप से चलने लगे। और संस्कार शिविर में जो कोई बीच में घटना या ऐसी कोई वाक्य है तो वो मैं आगे फिर कभी बताऊंगा। आज तो ये पहला भाग है, इसके बाद में भी मैं और ये लगातार आपको बताता रहूँगा। और पूरे जीवन के अंदर मैंने क्या समाज के लिए किया और क्या उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, समाज को क्या मिला, इस बारे में आपको बताता रहूँगा।
आज बस इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय वीर तेजा जी की, जय भारत भूमि।